लास्ट का हमने भी स्टडी किया था कि हम डाइल्यूशन पे आपकी कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कि आपके पास जितने भी मोलर सोल्यूशन या नॉर्मल सोल्यूशन है उनकी कंडक्टेंस पे विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप डाइल्यूट करते हो तो क्या इफेक्ट आता है। हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने डाइल्यूट किया है। आप सपोज आपके पास वाटर सॉल्वेंट है तो आपने अपने इलेक्ट्रोलाइट जो डाला था उसमें बार बार वाटर डाल के उसे डाइल्यूट करते जा रहे हैं, ठीक है। डाइल्यूशन पे आपके पास जो चीज़ें सामने आती हैं, सबसे पहले कि कंसनट्रेशन डिक्रीज करती है। ये कंसंट्रेशन की कमी होगी, आपकी अमाउंट जो होगी डेड। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन जो है फॉर एग्जांपल 500 ml में 1 ग्राम है, ठीक है। 500 के बीकर में आपने 500 ml सॉल्वेंट लिया, उसमें हमने डाला, और वही 1 ग्राम अगर आपने 1000 ml के लिए ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, अमाउंट जो है वो आप डिक्रीज की है एज कम्पेयर टू, क्योंकि आप उसमें पानी बहुत ज़्यादा डल गया है। जब आप वाटर बहुत ज़्यादा डालोगे तो हमेशा याद रखो कि डिल्यूशन जब भी होती है तो आपके पास कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, ठीक है। कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, कंडक्टेंस का मतलब होता है कि जो आपके पास चार्जेस हैं वो ज़रा फ्लो कर लेंगे नॉर्मली, उनको इधर से अपने इलेक्ट्रोड्स पे मूव कर सकते हैं, करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसी टाइम पे आपके पास क्या होता है, कंडक्टिविटी जो होती है उसकी डिक्रीज करती है। रिमेंबर, कंडक्टेंस एक अलग पैरामीटर है। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा कम होगी कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होती है। इसलिए जब आपके पास डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब वो दूर जाते हैं उनकी वजह से क्या होता है, चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और करंट कैरी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कम होता है। जबकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब होता है पर एम 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास पर एम एल सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ आइंस आ रहे होते हैं, ठीक है, या पर सेंटीमीटर क्यूब में इतने आइंस आ रहे होते हैं। तो ये जो अमाउंट आपके पास होती है पर एम एल या पर सेंटीमीटर क्यूब, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप डिल्यूट करते हो वो डिक्रीज करती है। अब डिल्यूशन का मतलब, डिल्यूशन पे क्यों ये डिक्रीज करती है, वजह इसलिए है कि अगर आप देखो चीज़ों को डाइल्यूट करते हो, चार्जेस एक दूसरे से बहुत फार अवे फ्रॉम ईच अदर, उनके दरमियान ज़्यादा फासला आ जाएगा, एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो 1 सेंटीमीटर के एरिया में कम से कम आइंस पाए जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी स्पेसिफिक स्पेशली वो कम हो जाएगी। तो ये 4 फैक्टर्स डाइल्यूशन के आते हैं, ठीक है। अब डाइल्यूशन पे ये जो फैक्टर्स आपके सामने आए हैं, तो अब एक टर्म बार बार यूज़ की जाती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हम ये बात करते हैं ना, चीज़ों को हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है। तो क्या ये ट्रेंड चलता ही रहेगा, या आप बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यानी इन्फिनिट डाइल्यूशन कर दो, बहुत ज़्यादा पानी डाल दो, तो उस पॉइंट पे जाके क्या कंडक्टेंस भी इन्फिनिट हो जाती है? नहीं। ये क्वेश्चन आता है कि इन्फिनिट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस जो है इन्फिनिट नहीं होती। इन्फिनिट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आपके पास एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसे हम जीरो कंसंट्रेशन पॉइंट कहते हैं। जीरो कंसंट्रेशन पॉइंट का मतलब होता है कि वहां पे कंसंट्रेशन जीरो नहीं हो जाती। जीरो कंसंट्रेशन पॉइंट मीन्स कि वहां पे अभी कंसंट्रेशन जीरो नहीं हो जाती, बल्कि एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पे जाके आपके पास वॉल्यूम इतना मैक्सिमम अपटेन कर लो जिसपे आपकी कंडक्टेंस जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास वॉल्यूम है और इसके कंडक्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं। कंडक्टेंस की यूनिट्स आपको पता है, मोलर कंडक्टेंस भी हो सकती है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी हो सकती है। अगर आप वॉल्यूम ml में लेते हो और कंडक्टेंस को मेजर करते हो, कंडक्टेंस आप मोलर कंडक्टेंस भी हो सकती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी हो सकती है, ठीक है। अब आपके पास कोई भी कंडक्टेंस है, हम उसके एक हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले रहे हैं, थ्योरेटिकल डाटा ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 ml सोल्यूशन लिया तो उसकी जो कंडक्टेंस थी 0.2 थी, 2 ml लिया तो 0.21, 3 लिया तो 0.22, 4 लिया तो 0.23, 5 ml 0.24, 6 पे 0.25, सो ऑन ऐसे चलता जा रहा है। लेकिन जब कहते हैं 10 ml आती है तो आपके पास 0.3 ml हो जाता है। और 10 के बाद जब 11 करते हैं तब भी आंसर 0.3 ml आता है, 12 करते हैं तो भी 0.3 आता है, 13 करते हैं तो 0.3। दैट मीन्स 10 ml के बाद आपके पास एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसके बाद जाके कंडक्टेंस चेंज नहीं हुई, कंडक्टेंस बार पर सेम रह गई। इस पॉइंट को हम कहते हैं इनफाइनाइट डिल्यूशन पॉइंट। ये वो वाला पॉइंट होता है जब आपके पास इक्वलेंस क्रिएट हो जाता है, या आप ये कह सकते हो कि आपके पास वो पॉइंट अटेन हो जाता है जिसपे जाके आपके पास इनफाइनाइट डिल्यूशन का वर्ड यूज हो सकता है। यानी आप कोई भी सोल्यूशन है अगर उसको डिल्यूट करना है, अब से कब तक डिल्यूट करोगे, जब तक कंडक्टेंस कांस्टेंट ना हो जाए। उस कंडक्टेंस का पॉइंट जहाँ पे जाके वैल्यू बिल्कुल सेम हो जाती है, जैसे इसमें 0.0.3 बार पर रिपीट हो रहा है वर्ड, तो ये जिस वॉल्यूम के अगेंस्ट कॉरेस्पॉन्ड अमाउंट आई है वो है 10 ml। इसका मतलब 10 ml इज द अमाउंट, 10 ml इज द जीरो पॉइंट कंसंट्रेशन, वो अमाउंट है जहाँ पे इसकी इन्फिनिट डाइल्यूशन हो गई।
ठीक है। अब इनफिनिट डिल्यूशन को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके पास ये जो वी का साइन आ रहा है आपके पास, कैप कह लो आप, यहाँ से लेमडा भी अक्सर बुक्स में पढ़ा हुआ पड़ा जाता है, इसलिए जो कैप साइन है इसके ऊपर नॉड लगा होता है। ठीक है, ये नॉड आपके पास इक्विवेलेंट के ऊपर भी हो सकती है, मोलर कंडक्टेंस के ऊपर सकती है, जिसके ऊपर भी आप मेजरमेंट कर रहे हो उस पर आ सकते हैं। अब आपके पास ये बात आती है कि हम बात कर रहे हैं कि डाइल्यूशन हो रही है या कोई भी स्पेशल इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमें कैसे, ये तो जनरलाइज है ना एक आपके पास वैल्यूज, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रोलाइट किस नेचर का होगा तो इसकी वैल्यू किस तरह की होगी। यानी इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इसके आंसर्स किस तरह के आएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डाइल्यूशन का क्या फर्क है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट विच कैन डिसोसिएट 100%, यानी वो अपने आइंस में अगर डिसोसिएट होता है तो 100% डिसोसिएट होता है। ठीक है, और अगर आप उसको डिसोसिएट कर भी दो, फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, फॉर एग्जांपल HCl, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जब ये डिसोसिएट होता है तो आपके पास किस बनता है, H प्लस आइन, H प्लस आइन में, और साथ क्या बनता है आपके पास, Cl नेगेटिव। जितने मोल्स आप उसके लोगे, जितनी अमाउंट इसकी लोगे, उतनी ही अमाउंट H प्लस आइन की बनती है, उतनी ही Cl आइन की बनती है। टोटल आइंस टोटल उतने ही बनते हैं। उसके बाद आप जितना मर्जी से डिल्यूट कर दो, वो आइंस और ज़्यादा डिसोसिएट नहीं हो सकते, क्योंकि वो चीज़ें पहले ही डिसोसिएट हो चुकी होती हैं। दैट इज़ वाई वो आपसे कहता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप 100% डिसोसिएशन होती है। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाते हो, देर इज नो चेंज इन चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस नहीं बदलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास पहले ही ऑलरेडी वो सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं अपने आइंस में, लेकिन कंडक्टेंस उनकी फिर भी बढ़ती है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं अगेंस्ट कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के स्केयर के, तो आप देखोगे जब इसका ग्राफ ड्रॉ होता है तो हमने ये पढ़ा कि कंडक्टेंस आपकी फिर भी इंक्रीज करती है। जब आप डाइल्यूशन करते हो तो चार्जेस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे चले जाएंगे, तो वो कंडक्टेंस को इंक्रीज करेंगे पर उनके नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज नहीं होते। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वो इस वजह से इंक्रीज होती है बिकॉज देयर इज अ इंक्रीमेंट इन देयर डिस्टेंसेस, उनके डिस्टेंस में ज़्यादा फासला आ जाता है और उनके दरमियान फोर्सेस बिल्कुल नहीं रहती, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन आपस में। अगर आपस में फोर्सेस नहीं है तो वो कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं इलेक्ट्रोड की तरफ। अगर हम इसकी ग्राफ प्लॉट करें, एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन को लें और कंडक्टेंस को लें, तो आप देखोगे इसका जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं उसमें स्टार्ट में वैल्यूज निकाल आपके पास यहाँ आती है। जब आपके पास कंडक्टेंस जो थी, इधर कंसंट्रेशन की अमाउंट सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, हमें पता है जब भी डाइल्यूट करते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपने उसे डाइल्यूट किया तो उसकी अमाउंट कुछ इस तरह से आ गई। इस तरह बार बार आपके पास पॉइंट्स आते हैं कि कंसंट्रेशन कम डाइल्यूट करते जा रहे हो आप, सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हो, कंडक्टेंस इंक्रीज करते जा रहे हो। अगर इन पॉइंट को वो कहते हैं हम ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच कट्स द वाई एक्सिस अलॉन्ग दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे ये कट करता है उसके ऊपर जो कंडक्टेंस आती है उसको हम कंडक्टेंस इनफिनिट डिल्यूशन की कहते हैं। ठीक है, यानी आप उससे मेजरमेंट कर सकते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, नोड वाली इनफिनिट डिल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ये तो आपने मेजरमेंट किया, आपके पास कौन से इलेक्ट्रोलाइट थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे। लेकिन अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो हमें पता है वो इसका सब चीज़ें उल्ट हो जाती हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, देर इज नो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाता है, देर इज नो 100% डिसोसिएशन। ठीक है, अपने अपने आइंस में वो 100% नहीं डिसोसिएट होता जो वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नो 100% डिसोसिएशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन नहीं है तो याद रखना जब आप उसमें डाइल्यूट करते हो, आप उसमें पानी डालते हो तो उसकी कंडक्टेंस भी इंक्रीज करती है। डाइल्यूट करने से उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, उसकी वजह क्या है, कंडक्टेंस इंक्रीज की बिकॉज चार्जेस बढ़ेंगे। तो पता है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको अगर डाइल्यूट करें तो नंबर ऑफ चार्जेस उसके इंक्रीज करते हैं। डिस्टेंस जो आ रहा है लेकिन चार्जेस की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। चार्जेस बढ़ेगा, कंडक्टेंस भी बढ़ेगा और डाइल्यूशन तो हो ही रहा है। तो जब अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं अगेंस्ट कंडक्टेंस, और आपके पास इस तरफ हम ले लेते हैं कंडक्टेंस को, हम कोई भी मोलर कंडक्टेंस नहीं जो भी आपके पास आ रही है, मोलर है, इक्विवेलेंट है, वट एवर यू है, जो भी कंडक्टेंस आ रही है, वो कहते हैं जब इस पर ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें पहले स्मूथ सा चेंज रहता है और उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आता है। ठीक है, जबकि इस ग्राफ में आपके पास इस तरह का चेंज आया था, स्ट्रेट लाइन पार्टिकल्स आते हैं, कैसे डाइल्यूट हो रहा है कंडक्टेंस इंक्रीज करती जा रही, लेकिन यहाँ पे भी कंडक्टेंस बढ़ती है।
लेकिन एकदम सडन चेंज आता है और वो आपके पास इस पॉइंट को, जैसे इस यहाँ पे आपको वाई एक्सिस को कट किया है, ये लाइन इस लाइन को कट नहीं कर पाती, ये अलॉन्ग द पैरेलल एक्सिस चलती रहती है, हमें नहीं पता ये कब जाके ये लाइन इसको ज्वाइन करेगी। इसका मतलब हम ग्राफ के थ्रू इनफिनिट डिल्यूशन के थ्रू स्टडी करते हुए हम कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। दैट मीन्स यू कैन नॉट द मेजर द इनफिनिट डिल्यूशन ऑफ इक्वल वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब देयर इज समथिंग, कोई ऐसी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ऐसा कोई ऑल्टरनेट मेथड होना चाहिए कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी स्टडी कर सकें इनफिनिट डिल्यूशन पे। ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं कॉलरिज लॉ, जो बेसिकली हमारा टॉपिक है कि कॉलरिज लॉ क्या होता है आपके पास। कॉलरिज लॉ बेसिकली एक्सप्लेन्स द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, स्पेशली वीक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करता है। ऑल्सो वो आपके पास जो है एप्लीकेबल होता है दूसरे लॉस पे भी, दूसरे सोल्यूशन पे भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसकी एप्लीकेशन देखी गई है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, तो ये जब भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है आपके पास यहाँ पे मेंशन की गई है, यहाँ पे ग्राफ्स भी बने हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जीरो कंसंट्रेशन पे कैसे आपके पास आती है। आपके पास ग्राफ मैच नहीं करते हैं, आपको अगर लेनी पड़े तो कैसे लेते हैं, दैट्स ऑल। उसके बाद आपके पास है कॉलरिज लॉ। ठीक है, कॉलरिज लॉ का जो फॉर्मूला है, यहाँ आप उसे कह डेफिनेशन है, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन देखो। कॉलरिज लॉ ने कहा था कि आपके पास जो भी स्पीशी होगी, इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो अपने अपने आइंस में डिसोसिएट होता है। ठीक है, दोनों मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी चीज़ की कंडक्टेंस को बनाने में। ये नहीं कि सिर्फ केटाइन पार्टिसिपेट करे, एनाइन नहीं करेगा, या एनाइन कह रहा है तो केटाइन नहीं कर रहा, दोनों मिलके पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका मतलब उसने कहा कि जब भी आपके पास नोट वैल्यूज आएंगे, इट्स अप टू यू, नोट बेस पे डालो या टॉप पे डालो, आपके पास नोट वैल्यू है, आपके पास कोई भी सोल्यूशन है, आपके पास कुछ भी अमाउंट है, उसमें जो ये नोट वैल्यू है इट्स रिप्रेजेंट इनफिनिट डिल्यूशन। ठीक है, और आगे आपके पास लेमडा लगा हुआ है। जब हम किसी चीज़ की आइंस की बात करते हैं तो उसके लिए हम लेमडा का साइन यूज़ करते हैं। आप कैप भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो के10 और ए9 दोनों मिल के आपके पास किसी भी चीज़ का सोल्यूशन का कंडक्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। सो कॉलरिज लॉ को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, इनफिनिट डिल्यूशन पे किसी भी आयनिक स्पीशीज की जो आयनिक कंपाउंड आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है व्हिच मेक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, कोई भी कंडक्टेंस के ऊपर जिसकी इक्विवेलेंट होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो डिपेंड नहीं करती कि आपके पास आयंस कैसे, बल्कि वो दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, आपके पास पॉजिटिव यानी कि एनायनिक स्पीशीज, एनायनिक स्पीशीज दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, उन दोनों को मिला के आपके पास किसी भी चीज़ की इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जो कंडक्टेंस है हम मेजर करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके बुक में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ गया, बट हम कोई भी कंडक्टेंस को देख लें, चाहे वो इक्विवेलेंट हो या मोलर कंडक्टेंस हो, हम उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपके पास थोड़ी सी एग्जाम्पल्स दी गई हैं, आप इस टेबल को देख लो कॉलरिज लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। कॉलरिज लॉ को एक्सप्लेन करना हो तो हम एक टेबल आपके पास वैल्यूज का बना हुआ है, जिसमें आपके पास KCl और सोडियम क्लोराइड, इसमें आप देख लो कि एनायनिक स्पीशीज सेम है, और उसमें कुछ एग्जांपल्स आपको ये दी गई हैं KB और KCl, जिसमें एनाइंस डिफरेंट है और कैटाइंस है। उन दोनों की उन्होंने वैल्यूज देखी, तो आपको बताना चाह रहा है कि बेसिकली आपके पास डिफरेंस किस तरह का आ रहा है, कि जब एनाइनिक स्पीशीज सेम है तो किस तरह का डिफरेंस है, जब कैटाइनिक स्पीशीज सेम है तो क्या डिफरेंस आ रहा है। आप मेजरमेंट कर सकते हो। उसने कहा कि इन दोनों का डिफरेंस निकाला हुआ है 23.41, और दूसरी तरफ अगर कैटाइनिक स्पीशीज सेम होती है तो हम डिफरेंस आ रहा है 2.06। ठीक है, तो ये क्लियर किया है कि जब हम रिप्लेस करते हैं पोटेशियम को सोडियम आयन से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, अगर उनका एनाइन सेम हो तो उनका डिफरेंस जो है वो 23.41 आता है। अगर हमने इस तरह के सॉल्व में देख लो, अब दोनों सेम सेम आ रहा है, एनाइनिक सेम हो, केटाइंस डिफरेंट हो। ठीक है, और अगर आप देखोगे इट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एनाइन अटैच विद सोडियम एंड पोटेशियम। इसका मतलब जो भी वैल्यू आ रही है वो सोडियम और पोटेशियम की वजह से आ रही है। इसका मतलब ये है कि क्लोरीन और अगर एनाइन सेम होते हैं तो आपकी जो कंडक्टेंस है वो एनाइनिक स्पीशीज पे डिपेंड नहीं करती है। आपके पॉजिटिव स्पेस हो रहे हैं तो वैल्यूज में चेंज आ रहा है। इसी तरह उसने कहा कि अगर पॉजिटिव सेम और एनाइन डिफरेंट हो रहे हैं तब भी वो वैल्यूज पे आपके स्पीशीज जो सेम रखते हैं उस पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट होती है माइग्रेशन पॉइंट्स के, उसकी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस नहीं है उसके आयनिक स्पीशीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कॉलरिज लॉ की डेफिनेशन आ गई, दिस इज द फॉर्मूला इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। फिर इलेक्ट्रोलाइट एज अ होल, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो आप इलेक्ट्रोलाइटिक स्पीशीज के तौर पे यूज कर रहे हो, बाद में कैटाइंस और एनाइंस की लैम्डा, जब एनाइंस के बारे में लिखते हैं तो हम लैम्डा को यूज कर देते हैं। दीज आर द आयनिक कंडक्टेंस।
लेमडा सी और लेमडा ए के साथ जो शो किया गया आयनिक कंडक्टेंस है, दिस सोल्यूशन इज वाइट एट एनी डाइल्यूशन। इसमें आपकी लिमिटेशन नहीं है कि कौन सी होगी, हर डाइल्यूशन पे हो सकती है। मोस्टली इसमें हम इन्फिनिट की बात करेंगे तभी इसके ऊपर नॉट का साइन आ रहा है। मोर ओवर द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एन आयन इज फिक्स्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंडेंट जरूर है ये, क्योंकि आप टेम्परेचर पे आयन से एक दूसरे के साथ अटैच भी हो सकते हैं और डिसोर्स बहुत ज़्यादा फार अवे भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपने को सोडियम क्लोराइड कांच है उसकी डिसोसिएशन करनी है, तो वो सोडियम क्लोराइड किस में डिसोसिएट होता है, सोडियम एंड सोडियम क्लोराइड नेगेटिव आइंस में, तो सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आइंस में। बेरियम क्लोराइड किस में डिसोसिएट होता है, बेरियम में और क्लोरीन नेगेटिव में। बेरियम पे +2 चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव है। जो चार्ज बढ़ा था उसके ऊपर बड़ा साइज करके दिखा दिया ताकि उनको पता रहे कि चार्ज की पार्टिसिपेशन किसने की। एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो एल्यूमिनियम +3 और क्लोरीन नेगेटिव। और क्लोरीन के साथ 3 यहाँ पे इसलिए मेंशन है कि क्लोरीन के इटसेल्फ तो ऊपर -1 होता है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए तो 3 यहाँ पे लगाना पड़ेगा ताकि कम ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल रहे। ठीक है, तो अगर इसी टर्म में मोलर कंडक्टिविटी में फॉर्मूला लगाएं तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनिट डिल्यूशन इज द सम ऑफ टू वैल्यूज ऑन डिपेंडिंग अपॉन केटाइन एंड अदर इज एनाइन। ठीक है, अगर मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे तो उसमें ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा।